दोस्तों, हमारे देश के दिग्गज बिजनेसमैन, देश का रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा के निधन से पूरा देश में गम है। बीमारी के चलते हुए कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। बुधवार की रात उनका निधन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जो निधन हुआ है और गुरुवार को जो राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के बले स्थित शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार फारसी रीति रिवाज से क्यों नहीं हुआ। उनका पार्थिव शरीर टावर ऑफ साइलेंस पर गिद्धों के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं उनके पार्थिव शरीर को टावर ऑफ साइलेंस ले जाया गया और क्यों उनके शरीर को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जलाया गया। साथ साथ फारसी के धर्मगुरु का क्या कहना है, सभी बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। पूरे देश ने रतन टाटा को बृहस्पतिवार को भावविहीनी विदाई दी। हजारों आम नागरिकों से लेकर के दिग्गज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। टाटा का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार मुंबई के बर्ली शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुंबई पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पद्म विभूषण से भी सम्मानित टाटा जो है रतन टाटा जी, उनका 86 वर्ष की आयु में बुधवार की रात शहर के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। शवदाह गृह में मौजूद एक धर्मगुरु थे जो फारसी धर्मगुरु थे। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार फारसी परंपरा के अनुसार किया गया। अब आपको बताते हैं कि पारसी परंपरा के अंतिम संस्कार के बारे में और पारसी समाज शव को कब्र में दफनाने या जलाने की बजाय इसे खुले में रखता है। शव को जहां रखा जाता है उन्हें टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। यह जगह आमतौर पर पहाड़ी इलाके में होती है। इसे इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह सबको प्राकृतिक और पक्षियों द्वारा प्राकृतिक तरीके से नष्ट किए जाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। पारसी समाज का मानना है कि सबको प्राकृतिक में वापस मिला करके उसे शुद्ध किया जाता है और यह अग्नि और हवा के तत्व के अनुसार होता है। लेकिन रतन टाटा का अंतिम संस्कार शवदाह गृह में हुआ। दरअसल बात है कि जो टावर ऑफ साइलेंस पर जो किसी शव को रखा जाता है तो उस जगह पर बड़े बड़े गिद्ध चील सब आकर के और उस शरीर को नोच करके खाते हैं। ऐसे सभी पक्षियां उस शरीर को नोच करके खाते हैं और उसके बाद उसे जो है सफल दाह संस्कार माना जाता है पारसी धर्मगुरु के अनुसार, पारसी धर्म के अनुसार। तो इसीलिए उसे टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाकर के रखा जाता है। लेकिन रतन टाटा को फारसी होते हुए भी उनके रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार नहीं किया गया। रतन टाटा का अंतिम संस्कार शवदाह गृह में हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना काल में शवों के दाह संस्कार को लेकर के नियम बदले गए थे। इसके तहत शव को खुले में नहीं रखा जा सकता। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार की पारंपरिक जो विधियां थी उसमें बदलाव आ गया। महामारी के कारण शवों को खुले में रखने और टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा दी गई। इस समय शवों को स्वच्छता और सुरक्षा कारणों से पारंपरिक तरीके से नष्ट करने के लिए पक्षियों को तवज्जो देने में भी कठिनाइयां आई। चील और गिद्ध जैसी पक्षियों की कमी और उचित स्थान का न होना पारसी अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं में बदलाव का कारण बने। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे की वजह से भी पारसी समुदाय को अपने अंतिम संस्कार के तरीके में बदलाव करने पड़े हैं। इनमें टावर ऑफ साइलेंस के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव और पक्षियों की कमी सबसे बड़ी कारण है। दरअसल बात है कि टावर ऑफ साइलेंस पर जब रखा जाता था शवों को तो वहां पर बड़े बड़े पक्षियां आकर के और उसे खाते थे। लेकिन अब न बड़े पक्षियां बची है और न ही टावर ऑफ साइलेंस बनाने की जगह वैसी बची हुई है।
क्योंकि जिस जगह पर टावर ऑफ साइलेंस बनाया जाता है उस जगह को बस्तियों से दूर रखा जाता है, और वैसी जगह जो पहाड़ी एरिया हो, जो जंगलों से सटा हुआ एरिया हो, ताकि वहाँ पर तमाम पक्षी, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ अवेलेबल हो सके और आसानी से उनके शरीरों को नोच करके सभी पक्षियाँ खा सके, और उसका जो दुर्गंध या किसी प्रकार की कमी जो है वो दूर तक न फैले, ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारियां किसी को ना हो, किसी पक्षी के उसके सब के टुकड़े को खा के और उसके बाद किसी आम नागरिक को उससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वैसी जगह पर टावर ऑफ साइलेंस बनाया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन सभी बातों को देखते हुए, कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए इन सभी मुद्दों में परिवर्तन किया गया, और पारसी समाज के जो टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाकर के सबको रखने की परंपरा थी, उस परंपरा को खत्म किया गया, और उस परंपरा को अब हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करने की परंपरा शुरू की गई है। तो ये जो थे रतन टाटा के अंतिम संस्कार, जो कि फारसी धर्म के अनुसार नहीं होकर के जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ है, ये तमाम जानकारियाँ, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं लगी होगी कि आखिर क्या कारण था। एक कहानी है रतन टाटा की, जो आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं, और उनकी इस कहानी को आप समझेंगे तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा का जीवन बेहद सादगी भरा रहा। वे अपने होटल में अपनी पहचान बताए बिना रुकते थे। जब भी वो अपने होटल में रुकते थे तो अपनी पहचान छुपा लेते थे, यहाँ तक कि पूरा बिल का भुगतान भी करते थे। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा ने से जुड़ी हुई कुछ बेहद दिलचस्प किस्सा साझा करने जा रहे हैं आज हम आपको। तो आइए जो है आपको हम डिटेल्स में समझाते हैं कि आखिर वो कैसे हैं। वीके मैथ्यूज ने रतन टाटा से जुड़े कुछ संस्करणों को याद किया है। उन्होंने टाटा सन्स के मानद चेयरमैन और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मैथ्यूज ने बताते हैं कि मुझे उनकी विनम्रता सबसे ज़्यादा पसंद थी, कि एकदम नॉर्मल तरीके से वो रहते थे। गंभीर पलों में उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कमरे के माहौल को हल्का कर देता था, इससे वे और भी प्यारे लगते थे। मैथ्यूज ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान की 2 घटनाओं का जिक्र किया, जब उन्हें रतन टाटा के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। मैथ्यूज ने बताया कि न्यूयॉर्क में हम एक सुबह रतन टाटा के साथ उनके होटल में नाश्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने होटल के कर्मचारियों को अपनी पहचान नहीं बताई। मैथ्यूज कहते हैं कि यह उनकी विनम्रता का छोटा मगर स्पष्ट संकेत था, क्योंकि अगर वो अपनी पहचान बता देते तो फिर उनका उस जगह पर सम्मान कुछ अलग हो जाता। मैथ्यूज ने रतन टाटा की सादगी से जुड़ा दूसरा किस्सा साझा किया। मैथ्यूज ने कहा कि न्यूयॉर्क के एक अन्य रेस्टोरेंट में रतन टाटा से मिले। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से बिल का भुगतान किया। भुगतान से पहले उन्होंने अपने बिल की जांच भी की। यह बेहद सरल सी दिखने वाली बात उनके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ कहती है। दरअसल बात है कि जब उन्होंने बिल पेमेंट किया, जब बिल उन्होंने भरा, तो उस वक्त तक उनकी पहचान किसी को पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पेमेंट किया तब सभी को लगा कि ये इस कंपनी के मालिक हैं। मैथ्यूज ने कहा कि एक करिश्माई कारोबारी का निधन व्यापार जगत और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैथ्यूज ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि रेस्तरां में उन्होंने जो है मजाकिया अंदाज में मुझसे पूछा कि क्या मैं आपका पीछा कर रहा हूँ या आप मेरा पीछा कर रहे हैं। मैथ्यूज ने कहा कि अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद रतन टाटा हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वे मिलनसार रहे। रतन टाटा एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने उभरते भारत की ऊर्जा, आशा और सफलता को मूर्त रूप दिया। वे एक सुदर्शी उद्यमी थे, और उसके साथ साथ वो ज़्यादा देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के वास्तविक सिद्धांत को भी देखते थे और उस पर अपनी निगाहें रखते थे। सरकार को या देश को किसी प्रकार की कमी अगर दिखती थी उन्हें, तो तुरंत उस पर भी इनके द्वारा खर्च किया जाता था।
कोरोना काल में देश को जब आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा था, तो उस वक्त इन्होंने 1500 करोड़ रुपए की जो है एक राशि सरकार के लिए प्रदान की, ताकि सरकार जो है तमाम देश के संचालन को आसानी से कर सके, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये थे हमारे देश के बड़े उद्योगपति, हमारे देश के रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा। इनको इनकी निधन के शासन, इनकी जो पारंपरिक श्रद्धा के साथ इनका जो अंतिम संस्कार हुआ है, उनमें सभी लोगों ने भाग लिया, सभी लोगों ने इन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि दी है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।